वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे केस स्टडी क्वेश्चंस की। आपको पता होगा कि इस बार सीबीएसई ने अपना जो सैंपल पेपर इशू किया था, उस सैंपल पेपर में कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चन जो आप फेमिलियर हैं पर इस बार प्रोमिनेंट रूप से आपको दिया गया है। पहला जो टाइप है जो दिखता है अलग सा, वो होता है केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। तो भाई ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आपके क्या है, इसको आज हम देखने वाले हैं। तो जो दो क्वेश्चंस वहां दिए गए हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये केस स्टडी क्वेश्चन क्या कुछ एकदम नए टाइप के क्वेश्चन है या हम इससे फेमिलियर हैं। देखिए, आपने जो लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन देखा होगा जिसके अंदर पैसेज दिया रहता है, तो उसी पैसेज से मिलता जुलता आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसी के जैसा सिमिलर ये आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं, पर यहां पैराग्राफ आपके छोटे दिए हुए, आप देख सकते हैं यहां काफी एक छोटा पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ स्मॉल है आपका, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा जैसे आप पढ़ते हैं वैसा नहीं है। दूसरी बात जो यहां इंपॉर्टेंट है कि सारे आंसर्स आपको इस पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे। आप देखेंगे जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे सारे आंसर आपको इस पैराग्राफ में नहीं मिलने वाले, कुछ आपको मिल सकते हैं। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के एक आइडिया हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन किस पे आधारित है, ठीक है, किस किस टॉपिक पे आधारित हो सकते हैं, ये आपको आइडिया इस पैराग्राफ से हो जाता है। इसकी जो मार्किंग दी गई है, तो यहां दो क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 मार्क्स ईच। ये पहला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी 4 मार्क्स का आपका रहता है। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज बेस्ड ऑन फैराडे केज। फैराडे केज के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, जैसे आपको आया तो आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है, कुछ एक आइडिया रख लेना है कि किसके बारे में ये है। आप देख सकते हैं तुरंत ही आपको ये दिमाग में आएगा कि जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ रखा है उससे ये सिमिलर है, उसी चीज के तरफ ये बढ़ रहा है जो टॉपिक आपका है, ठीक है। हम क्या है, जो आपके पैराग्राफ दिए हैं उसको फिर वापस रिविजिट करेंगे जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस हम देखते जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर देखेंगे कि किस तरह से ये पैराग्राफ उनके आंसर्स हमें देता है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक फैराडेज केज। तो आपके पास यहां पर ये 4 मटेरियल दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा मटेरियल इस फैराडे केज को बनाने में यूज किया जा सकता है। तो एक पॉइंट अगर आप देखें जो क्लियरली यहां मेंशन है, वो है कि द फैराडे शील्ड इज एन एनक्लोजर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। मटेरियल कंडक्टर होना चाहिए। तो आपके पास जो यहां पर एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल में देखिए, एक है प्लास्टिक, तो ये तो भाई कैंसिल हो गया, कंडक्टिंग नहीं है। ग्लास कैंसिल हो गया, वुड भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। तो ये कॉपर आपने क्यों चूज किया, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, इसलिए आपने इसको चूज किया, ठीक है। तो ऐसे आपको ये वाला आंसर में तो पैराग्राफ ने सीधे सीधे हेल्प कर दिया, क्योंकि उसने बता दिया कि भाई कंडक्टिंग होना चाहिए, तो आपने वहां से चूज कर लिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल ऑफ ए रियल वर्ल्ड फैराडे केज इज। ऐसा एग्जाम्पल आपको देना है जो रियल वर्ल्ड में आपका, ये तो आपका जो फैराडे केज यहां बनाया गया है, ये तो इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो क्या इसी से सिमिलर है, हम रियल वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए, एक है, आप देखो यहां पर आपको क्या करना है, जो चीजें सही नहीं उनको एलिमिनेट करना है। अब मेटल रॉड, लाइटनिंग रॉड, ये तो केज नहीं है, कहीं से भी क्लोज्ड नहीं है, तो ये तो कैंसिल ऐसे ही हो गए। अब प्लास्टिक बॉक्स तो आपका केज जैसा है, एक क्लोज्ड है, पर है तो प्लास्टिक, मतलब नॉन कंडक्टिंग, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा कार। कार विल बी द आंसर। कार को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले तो ये मेटल यूज होता है, आउटर जो इसका बॉडी होता है मेटल का होता है, तो ये पहला पॉइंट जो कंडक्टिंग वाला था ये भी यहां से क्लियर हो जाता है। साथ ही साथ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो टॉपिक है उसमें ये पढ़ रखा है कि जब लाइटनिंग होती है, ये सब चीजें होती हैं, और अगर आप मान लीजिए कार में है, कार के इनसाइड में है, और मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, थंडरिंग हो रही है, हवा चल रही है,
तो बेस्ट है आप कार को रोक लीजिए, ठीक है, रोक के साइड में कर लीजिए और रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो लाइटनिंग है वो भी आपका चार्ज का डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो एक तरह का। सो जाहिर सी बात है आप उस शील्डिंग के कारण, जो मेटल शील्डिंग है, ठीक है, जो कार का आपका बॉडी है मेटल का, उसके कारण आप जो शील्डिंग वो प्रोवाइड करेगा फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस, आप कार के अंदर सेफ रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड द फैराडेज केज, इनसाइड द फैराडेज केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। देखिए इसका आंसर भी हमारा जो पैराग्राफ है काफी हद तक देता है। यहां वो बात करता है द फील्ड विद इन द कंडक्टर कैंसिल्स आउट with any external field so that electric field within the enclosure is zero. So बाहर का फील्ड अंदर का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है और so that जो नेट फील्ड है वो आपका जीरो हो जाता है। तो यहीं से हम अपना आंसर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द फैराडेज केज। तो आपने एक आइसोलेटेड प्लस क्यू चार्ज को आपने केज के अंदर में, इनसाइड में आपने रख दिया, तो सरफेस पे क्या चार्ज आएगा, तो यहां बाय इंडक्शन आपका चार्ज माइनस क्यू चलाएगा। सो यहां इंडक्शन होगा और बाय इंडक्शन आपका जो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा दैट विल बी माइनस क्यू। सो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया बेस्ड ऑन केस स्टडी। सो देखिए यहां कुछ आंसर्स तो हमें डायरेक्टली मिल गए, जैसे पहला का दूसरा का तो डायरेक्ट हमें मिल गया, तीसरे में भी हेल्प हुआ उसका, पर चौथा का आंसर यहां पर डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी एक कंडक्टर की, उसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड की और चार्जेस कहां रिसाइड करते हैं, ऑल दैट की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। तो जो आपके केस स्टडी की ये क्वेश्चन है, केस स्टडी के ये सारे आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे ऐसा जरूरत नहीं है। ऐसा भी होगा कि आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेकर ही आप आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जो सीबीएसई द्वारा जो सैंपल पेपर दिया गया है उसमें है ऑन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड की स्पार्कलिंग पे, ठीक है। तो ये उसका डायग्राम दिया हुआ है। जनरली जो केस स्टडी के क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें मेन दो पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट रहता है आपका एक डायग्राम रह रहा है और दूसरा पार्ट रहता है एक आपका पैराग्राफ है, ठीक है। और ये स्मॉल पैराग्राफ है, बहुत लेंथी पैराग्राफ नहीं, 6 to 7 लाइंस का पैराग्राफ है, ठीक है। सो देखिएगा यहां पर ये आपका डायग्राम दिया हुआ है रिगार्डिंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के ऊपर, और यहां क्रिटिकल एंगल और आपका आई ग्रेटर देन आईसी, ये सब के बारे में जो आपने पढ़ रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको यहीं से देखने से समझ में आ जाता है कि भाई ये जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमने ये पढ़ा है टॉपिक, इसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक। तो जो पैराग्राफ दिया वो भी आप देख सकते हैं यहां पर, यहां क्लियरली मेंशन कर रहा है रिगार्डिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, किस तरह से इसके कारण स्पार्कलिंग होता है डायमंड में। यहां बताया गया है कि जैसे कुछ स्पेसिफिक कट्स किए जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली आपको देख सकते हैं कि कटिंग की गई है। आप देखिए यहां एजेस किस तरह से, ऐसे यहां कट की गई है, यहां कट किया गया है। तो ये जो स्पेसिफिक कटिंग की गई है, ऐसा कटिंग क्यों की गई है, ठीक है। तो यहां क्लियरली यहां मेंशन किया है, अगर आप पैराग्राफ को पढ़े, कि it is adjusted the most of the light rays approaching the surface are incident with an angle of incidence more than critical angle। तो ये जो कटिंग की गई है, ये जो स्पेसिफिक कटिंग की गई है डायमंड में, ये ऐसी की गई है कि जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए लाइट आ रही है, ये लाइट आके यहां हिट कर रही है, ये लाइट देखिए आया और ये हिट किया, तो ये ऐसे हिट कर रहा है कि आई इज ग्रेटर देन आईसी हो जा रहा है, ठीक है। जब आई ग्रेटर देन आईसी होगा तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है। और दूसरा आप जानते हैं
डेंसर से रेरर मीडियम में आपका लाइट ट्रेवल करना चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया है, तो यहां वो भी फुलफिल हो रहा है आपका, ठीक है। एयर टू आपका, जैसे यहां पर डायमंड है, ये वाला लाइट देखिए क्या हो रहा है, डायमंड है, तो डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है और बाहर में एयर है, तो ये डायमंड से एयर की तरफ मूव करना चाह रहा है। सो हो गया आपका डायमंड डेंसर, एयर आपका रेरर, सो डेंसर से रेरर भी मूव कर गया। और यहां आप देखिए यहां जो आप यहां डायग्राम जो बनाया गया वहां ध्यान से देखिए, अगर आप सो देखिएगा यहां पर जो आपका लाइट है वो आ रहा है, तो ये आपका देखिए ये नॉर्मल बनाया हुआ है, दिस इज द नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल आपका आई है और ये वाला एंगल आपका आईसी है, देखिए यहां मेंशन किया हुआ दिस इज आईसी। सो क्लियरली यहां दिख रहा है कि आई इज ग्रेटर देन आईसी और लाइट फिर रिफ्लेक्ट होके टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होके अंदर चली जा रही है। और ये बार बार हो रहा है, देखिए यहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ, ये सब जगह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जितने बार ये होता है उतनी ज्यादा चमक डायमंड के अंदर आता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, किस तरह से क्वेश्चन है आपको। पहला पार्ट, द लाइट कैन नॉट इजिली एस्केप ए डायमंड विदाउट मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज बिकॉज। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, तो यहां 4 आपको ऑप्शन दिए गए, ठीक है। देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है वो है n इज इक्वल टू 1 बाई साइन आईसी। दिस इज द फॉर्मूला जो आप देखेंगे बार बार ये यूज होगा। जो n है वो आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और आपका जो आईसी है दैट इज द क्रिटिकल एंगल, ये आपका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। नाउ दोनों में रिलेशनशिप में आपको दिखता है कि अगर आपका n बड़ा है तो आईसी छोटा है, ये क्लियर यहां पर इस फॉर्मूला से हमें मिल जाता है। सो इफ n इज लार्ज आईसी इज स्मॉल। अब देखिए यहां पर आपका डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां बार बार जो लाइट आपका आके टकरा रहा है, ठीक है, डेंसर से रेयर, जैसे डायमंड से एयर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या बाहर जाने की कोशिश कर रहा है हवा में, तो वो रिफ्लेक्ट होके अंदर चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टोटली बार बार रिफ्लेक्ट हो तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि भाई आपका जो आईसी है, दिस आईसी शुड बी स्मॉल, है ना, जितना स्मॉल हो सके स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जब ये स्मॉल होगा तभी आपका जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बड़ा हो पाएगा आईसी से, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा इसी बात में हमारा पहला आंसर छुपा हुआ है। जो हमारा पहला आंसर है वो आपका है कि इट्स क्रिटिकल एंगल विथ रेफरेंस टू एयर इज टू स्मॉल, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका क्रिटिकल एंगल स्मॉल है, तो ये आईसी स्मॉल होने से क्या होगा, आईसी जब स्मॉल होता है तो आपका जब भी टकराएगा तो आई ग्रेटर देन आईसी हो जाएगा। और कटिंग इस तरह से की जाती है, ये आपका नेचुरली नहीं होता, इस तरह से डायमंड की कटिंग की जाती है कि जब भी लाइट इंसिडेंट हो और एयर की तरफ जाए तो आपका आई ग्रेटर देन आईसी हो जाए और वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये आपका पहला आंसर हो जाता है। देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका जो आईसी गिवन है कितना है, 24.4 डिग्री दिया है और आपसे बोला है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कीजिए। तो ये सीधा सीधा आपको सॉल्व कर देना है। n इज इक्वल टू 1 बाई साइन आईसी, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर n इज इक्वल टू 1 बाई साइन आईसी आपका कितना दिया है, देखिए 24.4 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए, आपका n आ जाएगा 2.42। सो आपका ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया, फॉर्मूला की जानकारी आपको यहां होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, द बेसिक रीजन फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पार्कल ऑफ सुटेबली कट डायमंड इज।
ये जो स्पार्कलिंग होती है उसका बेसिक रीजन क्या है? देखो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, पहले ही बताया कि n इज इक्वल टू 1/sin IC आपका फॉर्मूला है जो यहां बार बार यूज होता है। अब यहां देखिए, आप चाहते हैं कि IC आपका स्मॉल हो, आप स्मॉल चाहते हैं, ये तभी होगा जब n आपका लार्ज हो, n आपको लार्ज चाहिए तभी IC स्मॉल होगा, और IC जब स्मॉल होगा तभी आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन IC हो जाएगा। तो यहां पर जो n लार्ज के लिए क्या है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आप चाहते हैं कि n लार्ज हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज हो, तो n अगर आपका लार्ज होगा तो IC आपका स्मॉल हो जाएगा, और IC स्मॉल होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डायमंड पे गिर रही है लाइट वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, a diamond is immersed in a liquid with refractive index greater than water, then the critical angle for total reflection will। तो अगर ये जो डायमंड है आपका, ये डायमंड को आपने एक ऐसे रख दिया जिसके अंदर एक लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर डाल दिया आपने डायमंड को, तो इसका जो n है इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये यहां पर पूछ रहे हैं। सॉरी, आपका जो क्रिटिकल एंगल है उस पे क्या फर्क पड़ेगा, द क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल पे जो फर्क है वो n के थ्रू पड़ेगा। पहला फर्क पड़ेगा n पे, फिर उसका असर पड़ेगा क्रिटिकल एंगल पे। देखिए, दो सिचुएशन यहां पर आते हैं। पहला सिचुएशन आपका है कि डायमंड जो है आपका बाहर में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे बाहर में रखा हुआ है। दूसरा सिचुएशन में लिक्विड में रखा हुआ है, बाहर मतलब एयर में है। तो इस केस में जो n है वो बड़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जो है, जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर वो बड़ा होगा कंपेयर टू डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस लिक्विड। जिस लिक्विड की बात यहां की गई है, और वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से भी ज्यादा है, मतलब वो वाटर से भी ज्यादा डेंसर है, तो जाहिर सी बात है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा है, ठीक है, लिक्विड का, जिस कारण से डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड वो घट जाएगा। और जैसे ही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड, जिस लिक्विड की इस क्वेश्चन ने बात की है, वो घटेगा, आपका IC बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, n इज इक्वल टू 1/sin IC। तो n अगर आपका इस सिचुएशन में जैसे घट रहा है लिक्विड के कारण, आसपास जो लिक्विड आ गई उसके कारण, ये लिक्विड आ गई है, इसके कारण डायमंड का घट जा रहा है, इसीलिए IC इंक्रीज कर जाएगा।